वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है। राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों के संपर्क में नीतीश कुमार का सुशासन फेल हो गया है। हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना से क्यों खेला जा रहा है? कभी हिम्मत हो तो किसी मौलाना की तकरीर रोक कर दिखाएं। सासाराम और बिहार शरीफ जलता रहा और मुख्यमंत्री चैन की बंसी बजा रहे थे। क्या अब शिवसेना सेक्युलर पार्टी हो गई है? क्या अब शिवसेना बिहारियों का सम्मान करने वाली पार्टी हो गई है? जयप्रकाश जी के चेले होने का दावा करते हैं नीतीश कुमार, और ये आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। प्रधानमंत्री बनने की लालसा में अंधे हो चुके हैं नीतीश कुमार। उनकी कुर्सी के खेल में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, स्वार्थ के खेल में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बाराती बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, दूल्हा कौन है पता नहीं, बारात जाएगी कैसे, गाड़ी कौन सी होगी, कौन सा गठबंधन होगा। राहुल गांधी तो अभी वो दूल्हा कैसे बनेंगे? कानून प्रधानमंत्री पद की लालसा में बिहार के कानून व्यवस्था को चौपट कर दिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए, और बिहार लगातार आतंकवाद का भी दंश झेलता रहा है। अभी सासाराम में दंगों के दौरान बम बनाते हुए लोग उड़ गए, बिहार शरीफ में लोग बम बनाते हुए विस्फोट में उड़ गए, आग में ना झुलसे। इसकी जिम्मेवारी भी स्टेट गवर्नमेंट की, लॉ एंड ऑर्डर की है। 70 वर्षों से उनका शासन था, दम था, तो वो क्यों नहीं केंद्र में सत्ता में थे? उन्होंने क्यों नहीं बजरंग दल को प्रतिबंधित कर दिया था? यह हिंदुओं का अपमान है। कला जगत के अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है जो ममता बनर्जी के खिलाफ तो शब्द नहीं कह पाए? केरला स्टोरी से इतना भय क्यों लग रहा है? कि गुजरात फाइल्स कब आएगी? कैसे पीएफआई को जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस जैसे दल संरक्षित करते हैं? कागज पे लालू जी के छोटे लाल से बड़े लाल 1.5 साल छोटे हैं। ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है, उसमें भी घोटाला है। और ये मानसिक विकृति से मतलब जुड़े हुए या तो मानसिक विकृति के लोग हो गए। हाँ, मानसिक विकृति के ही शिकार हैं जो अनर्गल रूप से एक हिंदू संत को गाली दे रहे हैं। राजनीति के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु मैं समझता हूँ अपनी तरफ से। पहला तो समय, दूसरा संसाधन, और तीसरा सक्रियता। आप अपने आज हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट जयराम विप्लव जी हैं। आज उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। अभी सर बिहार में एक मुद्दा चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार का, और लालू जी के लाल, बड़े लाल ने सीधा बोला है कि उनको नहीं आने देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये देश स्वतंत्र है और सबका है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अपने धर्म के अनुपालन की आज़ादी है। और इस आधार पर बागेश्वर धाम सरकार को भी, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी पूरा अधिकार है, हक है कि वो बिहार क्या, भारत के किसी भी हिस्से में और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के भगवान श्री राम की, हनुमान जी की कथा करें, सनातन को जगाने का काम करें। और इसके राह में अगर कोई रोड़ा बनता है तो वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है, और भारत की जनता ऐसे रामद्रोहियों को उत्तर देना जानती है। मतलब सीधा कि आरजेडी हिंदू विरोधी है, ये सब दिखाई पड़ता है। अगर नहीं है तो केवल हमारे सनातन के संतों का अपमान क्यों है? हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना से क्यों खेला जा रहा है? कभी हिम्मत हो तो किसी मौलाना की तकरीर रोक कर दिखाएं, उस पर क्यों नहीं बोलते? अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी के लॉ एंड ऑर्डर की बात आप देख रहे हैं, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं चोरी, डकैती, मर्डर हो रहा है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार का सुशासन पूर्णतः फेल हो गया। संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों के संपर्क में नीतीश कुमार का सुशासन फेल हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेल है। सासाराम और बिहार शरीफ जलता रहा और मुख्यमंत्री चैन की बंसी बजा रहे थे। मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टियों में मजे ले रहे थे, और उसके बाद आज निकले हैं देश और दुनिया में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। वो तो एकता में बल दिखाने के लिए निकले हैं। अब उनकी एकता को, उसमें कितना बल है और उनके दिए में कितना तेल है, ये तो जिनसे मिलने गए थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उन्होंने आज देश और दुनिया के सामने बता दिया। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री जी से अपने राज्य के विकास के मुद्दों पर बात की, मुलाकात की,
बल्कि साफ संदेश दिया कि वो किसी कथित दूसरे या तीसरे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। उद्धव जी से भी मिले और शरद पवार से भी मिले। अब ये तो सपोर्ट था। रोशन जी, आज नीतीश कुमार से सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब शिवसेना सेक्युलर पार्टी हो गई है? क्या अब शिवसेना बिहारियों का सम्मान करने वाली पार्टी हो गई है? कल तक तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे करके जयप्रकाश जी के चेले होने का दावा करते हैं नीतीश कुमार, और ये आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। उनके समर्थन से बिहार में सरकार चला रहे हैं। इनकी कुर्सी का एक पाया कांग्रेस पार्टी का है, तो विचारधारा कहाँ चली गई? प्रधानमंत्री बनने की लालसा में अंधे हो चुके हैं नीतीश कुमार। उनके समाजवादी विचारधारा को भी उन्होंने गंगा में बहा दिया और आज कांग्रेस के चरणों में पड़े हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। तो विचारधारा को छोड़कर जो इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं उसमें काफी विरोधाभास है, और बिहार सहित देश की जनता समझ रही है कि कुर्सी के खेल में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, स्वार्थ के खेल में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और ये साथ आना केवल ढोंग है। बाराती बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, दूल्हा कौन है पता नहीं, बारात जाएगी कैसे, गाड़ी कौन सी होगी, कौन सा गठबंधन होगा, दूसरा होगा कि तीसरा होगा, अरविंद केजरीवाल उस गाड़ी को चलाएंगे या राहुल गांधी उसको लीड करेंगे? राहुल गांधी तो आप करवा दिए, राहुल गांधी लगा रहा है। राहुल गांधी तो अभी वो दूल्हा कैसे बनेंगे? पहली बार कानून के जाल में फंसे हैं, और देश ने ये महसूस किया कि एक साधारण व्यक्ति और 3-3 पीढ़ियों से जिनके परिवार में प्रधानमंत्री रहा हो, उसके लिए कानून में कोई भेद नहीं है, और कोर्ट ने अपने निर्णय से इसको प्रमाणित किया। अब नीतीश कुमार जी साफ तौर पे ये दिखाई पड़ रहा है कि आप प्रधानमंत्री पद की लालसा में बिहार के कानून व्यवस्था को चौपट कर दिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए, और बिहार में बढ़ती हुई औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो पटरी पर आने लगी थी। हमारी जो एनडीए की सरकार अगस्त 2022 तक चल रही थी, उसमें 40,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया था। आज भी वाहवाही लूट रही है इनकी सरकार के 1400 करोड़ का अंबुजा सीमेंट का फैक्ट्री यहाँ लगने जा रहा है। वो सब किसके कारण हुआ था, किसके मेहनत का परिणाम था? लेकिन आज विकास की पहली शर्त होती है लॉ एंड ऑर्डर, और कानून व्यवस्था जब किसी राज्य में फेल होने की स्थिति आ जाए तो भला कौन निवेश करना चाहेगा? आंतरिक सुरक्षा में पीएफआई हो रहा है का थोड़ा बताइए, क्या है पीएफआई? देखिए, बिहार में लगातार एनआईए की छापेमारी में पीएफआई संगठन, जो अब प्रतिबंधित एक संगठन है, आतंकी संगठन है, उससे जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, और बिहार लगातार आतंकवाद का भी दंश झेलता रहा है। अभी सासाराम में दंगों के दौरान बम बनाते हुए लोग उड़ गए, बिहार शरीफ में लोग बम बनाते हुए विस्फोट में उड़ गए, बांका में एक पूरी की पूरी मस्जिद और मदरसा उड़ गया था, भागलपुर में आप ही के जिले में आपने देखा होगा कि एक पूरा मकान उड़ गया था, सारण में एक मकान उड़ गया था। लेकिन बिहार पुलिस और नीतीश कुमार की सरकार इसको पटाखे की बात या लोकल बम होने की बात, देसी बम होने की बात कह के इसमें लीपापोती करती रही है। लेकिन सवाल है कि देश विरोधी गतिविधियां जहां आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, आतंकवाद से मामला जुड़ जाए। हमने देखा है कैसे गांधी मैदान में आदरणीय मोदी जी की रैलियों में बम धमाके हुए थे सिलसिलेवार, तो बोधगया में कैसे बम धमाके हुए थे। तो बिहार आतंकवाद की आग में ना झुलसे, इसकी जिम्मेवारी भी स्टेट गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर की है, और जब वो जिम्मेवारी में फेल रहे तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एनआईए जैसी एजेंसियां भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं, और वो कहीं भी कुछ भी करने में सक्षम है। नीतीश कुमार लाख चाहें, हम बिहार को पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। बजरंग दल को बैन करने की चर्चा हो रही है, अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल इस देश के वैधानिक नियमों के अधीन और संवैधानिक मूल्यों के तहत काम करने वाला संगठन है, वर्षों से काम करता आ रहा है, और उसकी तुलना
एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से करके केवल अपने वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और कर्नाटक चुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी लेकर आई। कांग्रेस पार्टी तो वही है ना, 70 वर्षों से उनका शासन था, दम था, तो वो क्यों नहीं केंद्र में सत्ता में थे, उन्होंने क्यों नहीं बजरंग दल को प्रतिबंधित कर दिया था? क्योंकि बजरंग दल एक सामाजिक सांस्कृतिक हिंदू उत्थान के लिए काम करने वाला संगठन है। उसकी तुलना एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बजरंगबली का अपमान है, यह हिंदुओं का अपमान है। और लगातार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस, समाजवादी, राजद, जेडीयू जैसे तमाम दल हिंदू हितों का अपमान करने से, हिंदू साधु संतों का अपमान करने से और हिंदू संगठनों की तुलना आतंकी संगठन से करने से भी परहेज नहीं करते हैं। ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा देश होगा जहां बहुसंख्यक आबादी का राजनीतिक दल एक तरह से अपमान कर रहे हैं और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। केरला फाइल्स मूवी को बैन कर दिया गया है, बंगाल में भी, केरला में भी। वही तो मैं पूछना चाहता हूं रोशन जी, कहां गए वो अभिव्यक्ति की आजादी के सूरमा? वो लोकतंत्र के पहरुए लोग कहां गए जो बात बात में खड़े हो जाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई? आज एक कलाकार के तौर पर फिल्म में जो सच्चाई को बयान किया गया, फिल्म को कला की दृष्टि से देखने वाले वो कला जगत के अवार्ड वापसी गैंग कहां है जो ममता बनर्जी के खिलाफ तो शब्द नहीं कह पाए, जो तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए? इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। जाति देखकर, मजहब देखकर या पार्टी देखकर रंग बदलने वाले लोग लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग आखिर चुप क्यों हैं? केरला स्टोरी से इतना भय क्यों लग रहा है और बाकी तमाम लोग चुप हैं? वो तो बोल रहे हैं कि गुजरात फाइल्स कब आएगी? सारी फाइल्स आएगी। मैं तो मांग कर रहा हूं कि बिहार फाइल्स भी बननी चाहिए और लोगों को पता चले कैसे पीएफआई को जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस जैसे दल संरक्षित करते हैं, कैसे उनके स्लीपर सेल लगातार बिहार में एक्टिव है। तो ये सारी चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए। इतने वर्षों में तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद का भरण पोषण करने वाली विचारधारा कौन सी है, वो पार्टियां कौन सी हैं, और कांग्रेस फाइल्स में भी इसका खुलासा होगा। एक फाइल्स तो कांग्रेस की बननी चाहिए। आरएसएस के समकक्ष डीएसएसएस जो लालू जी के बड़े लाल जो है तेजू भैया, वो समकक्ष में खड़े कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लालू जी के बड़े लाल वो नहीं है। कागज पे लालू जी के छोटे लाल से बड़े लाल 1.5 साल छोटे हैं। ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है, उसमें भी घोटाला है। और रही बात डीएसएस, अरे 10-20 मानसिक विकृति के शिकार लड़कों को इकट्ठा करके राष्ट्रभक्त और देश के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले संगठन के स्वयंसेवकों से स्वयं की तुलना हो सकती है क्या? लाखों लोग इसी बिहार में रोज सुबह शाखा जाते हैं और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब शताब्दी वर्ष होने वाला है 2025 में। 100 साल पूरे कर रहे संगठन की तुलना अब किसी ऐसे मानसिक विकृति से मतलब जुड़े हुए यादव मानसिक विकृति के लोग हो गए। हाँ, मानसिक विकृति के ही शिकार हैं, जो अनर्गल रूप से एक हिंदू संत को गाली दे रहे हैं, स्वयं को बहुत धार्मिक बताते हैं, लेकिन बिना कारण किसी भी तरह से अपने समर्थकों के द्वारा, कथित डीएसएस के द्वारा जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म के अनुयायियों का और हमारे संतों का अपमान कर रहे हैं, तो ये एक मानसिक विकृति का शिकार व्यक्ति ही कर सकता है, कोई समझबूझ वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। और अगर ऐसा है तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं बयान देते? उनके बयान का तो असर होगा, वही विरोध करें ना खुलकर। वो इससे बयान दिलवाते हैं ताकि बाद में कोई बात परिस्थिति बिगड़ जाए तो व्यक्तिगत बयान बताकर राष्ट्रीय जनता दल माफी मांग सके। ब्राह्मण रूस से, रसिया से आया है, आरजेडी एमएलए का बयान है।
सारे लोगों को आकर के देखना चाहिए। बांका में भी एक पुरातात्विक जगह अभी पता चला है, और अभी आपके भागलपुर के बिहपुर विधानसभा में जयरामपुर गांव में भी एक स्थान है जहां 5000 वर्ष पुराना अवशेष मिला है। तो उन संस्कृतियों का अध्ययन उन लोगों को करना चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि जहाँ तक उनके इतिहास की जानकारी और उनकी दृष्टि है, उससे हजारों हजार साल पहले भारत का इतिहास है, भारत का अतीत है। और भारत में सर्वधर्म समभाव के साथ साथ सभी जातियों के लोग अनेक अनेक युगों से रहते आए हैं, और इस प्रकार के जातिगत भेदभाव वाले बयान की हम घोर निंदा करते हैं। भारत में जो है वो भारत का ही है, और भारत ने उसको आत्मसात किया है। कोई बाहर से भी आया तो भारत ने उसको आत्मसात किया, चाहे शक हो, हुन हो, मुगल हो, ईसाई हो या पारसी हो। दुनिया में आज पारसी गिने चुने बसे, जो इनका अपना देश था वहाँ से ये भगा दिए गए, लेकिन भारत ने उसको आत्मसात किया। ऐसे भारत में जहाँ ज्ञान की पूजा होती है और ब्रह्म को जो जानता है वही ब्राह्मण है, तो जातिगत इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले लोग, पुनः मैं कहूँगा, मानसिक विकृति के शिकार हैं। आज भारत को भारतीय होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर, जो नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, 2047 तक भारत का जब आज़ादी का अमृत काल पूरा होगा, आज़ादी के हम शताब्दी वर्ष में होंगे, तो भारत उसी भावना से आगे बढ़े। उसमें ये ब्राह्मण, ये दलित, ये क्षत्रिय, ये राजपूत, ये से उठ के राष्ट्रवाद और इससे ऊपर उठ करके हमें एक भारतीय के रूप में आगे बढ़ना है। तभी हम दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेंगे और दुनिया हमारा अनुकरण करेगी। आनंद मोहन जी कृष्णैया के पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसमें अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के विरुद्ध एक मामला भी दायर किया गया है, तो कानूनी रूप से जो भी होगा इसमें वो कानून तय करेगा। इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उसको उसी रूप में देखना चाहिए। जयराम विप्लव के नज़र में समाज सेवा क्या है? देखिए, समाज सेवा एक बहुत विशाल और बड़ा विषय है। सबसे पहली बात है कि जो कोई जरूरतमंद आप तक पहुंच जाए उसके लिए हर संभव प्रयास करना सबसे बड़ी समाज सेवा है। बस आज के युवा राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो पहले उनका क्या कैटेगरी, क्या रहना चाहिए, एक मापदंड? पहले तो स्वयं को सामाजिक बनाएं, अपने आचरण में सामाजिक कार्यों को ढालें, समाज से जुड़े लोगों से संवाद कला में निपुणता प्राप्त करिए। जब तक आप अच्छा संवाद करना नहीं सीखेंगे, लोगों से बातचीत करना नहीं सीखेंगे, तो राजनीतिक काम थोड़ा कठिन है। तो शुरुआत किसी न किसी संगठन से करनी चाहिए, और संगठन से जुड़कर संवाद कला में निपुण होकर साधन को संपन्न बनाकर और समय देकर सीखा जा सकता है। राजनीति के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु मैं समझता हूँ अपनी तरफ से। पहला तो समय, दूसरा संसाधन, और तीसरा सक्रियता। आप अपने आप को राजनीति में कहाँ पाते हैं? जहाँ हैं खुश हैं, बहुत अच्छा अनुभव है। और भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी में मैं काम करता हूँ, मुझे लगता है कि एकमात्र दुनिया में ऐसी पार्टी है जहाँ कोई कार्यकर्ता क्या बनेगा ये उसको भी नहीं पता है, और अच्छे से अच्छे दायित्व में भी जा सकता है। मेहनत करते रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।